तो आज हमको दो प्रोसेसेस पढ़ने हैं कि जिनसे हम बॉडीज़ पे चार्ज दे सकते हैं। पहला हमने कहा था कि जो हमारे पास एक प्रोसेस है जिससे हम बॉडीज़ पे चार्ज दे सकते हैं वो है बाय द फ्रिक्शन या बाय रबिंग हम चार्ज बॉडीज़ पे दे सकते हैं। क्या कोई और तरीका हमारे पास है जिससे हम बॉडीज़ पे चार्ज दे सकते हैं? तो आंसर है हाँ। वो दो प्रोसेस जो है या जो प्रोसेस हमको पढ़नी है, एक है इंडक्शन और दूसरा क्या है? कंडक्शन। इंडक्शन और कंडक्शन से भी हम बॉडीज़ पे चार्ज दे सकते हैं। अब कंडक्शन क्या है? कंडक्शन किन मटेरियल्स में होता है और इंडक्शन क्या है? इंडक्शन किन मटेरियल्स में होता है? आज हम इस वाले लेक्चर में वही डिस्कस कर लेंगे। देखो कंडक्शन क्या है, पहले हम देखेंगे कंडक्शन क्या है। ये कंडक्शन क्या है? कंडक्शन में फॉर एग्जांपल मान लो कि मैं एक मटेरियल लेता हूं या मैं एक बॉडी लेता हूं। ये वाली जो बॉडी है ना, इस बॉडी ये जो है ये बॉडी न्यूट्रल है। मीन्स जितना चार्ज इसमें पॉजिटिव है उतना ही चार्ज इसमें क्या है? नेगेटिव है। और नेट चार्ज इसमें किसके बराबर है? नेट चार्ज इसके बराबर इस पे है 0 के बराबर, यानी नेट चार्ज ऑन दिस बॉडी इज इक्वल टू 0। अब मान लो कि मेरे पास एक बॉडी है, एक रॉड है मेरे पास, वो ऑलरेडी चार्जड है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं यहाँ से एक रॉड को लाता हूँ और ये रॉड जो है ये चार्जड रॉड है और इस चार्जड रॉड पे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैंने पॉजिटिव चार्ज दिया है। ये पॉजिटिवली चार्जड बॉडी है। अगर ये पॉजिटिवली चार्जड बॉडी है तो जब मैंने इस पॉजिटिवली चार्जड बॉडी या चार्जड रॉड को मैंने जब इसकी क्लोज लाया तो होता क्या है? होता है कि जब मैं इसके क्लोज लाता हूं तो यहाँ पे ये वाले जो पॉजिटिव चार्जेस हैं इस पर नेट चार्ज 0 है। मीन्स कि इसमें जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही क्या है? नेगेटिव चार्ज है। अब जब मैंने इस चार्जड बॉडी को इसके क्लोज लाया है तो ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है ना वो इस बॉडी के पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा। जब वो इसको रिपेल करेगा तो वो वाला पॉजिटिव चार्ज यहाँ से इस पूरे बॉडी में जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक साइड में हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से ये वाला चार्ज इधर गया है। अगर ये चार्ज यहाँ से इधर गया है तो ये पॉजिटिव चार्ज इस बॉडी में नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा और नेगेटिव चार्ज यहाँ से अलग हो गया है। फॉर एग्जांपल इस बॉडी में अब एक साइड से पॉजिटिव चार्ज आ गया और दूसरे साइड से नेगेटिव चार्ज आ गया। तो पॉजिटिव चार्ज को हमने अलग कर दिया और नेगेटिव चार्ज को हमने अलग कर दिया। ये जो अनचार्जड बॉडी थी, इस अनचार्जड बॉडी में हमने पॉजिटिव चार्ज अलग, नेगेटिव चार्ज अलग किया। कैसे किया है? क्या मैंने इस बॉडी को इसके साथ ये कांटेक्ट में लाया? आंसर है कांटेक्ट, फिजिकल कांटेक्ट हमने नहीं किया है, बल्कि बस मैंने इस बॉडी को इसके क्लोज लाया है। जब मैंने इस बॉडी को इसके क्लोज लाया है तो इस बॉडी ने यहाँ से पॉजिटिव चार्जेस को अलग कर दिया और नेगेटिव चार्जेस को अलग कर दिया है। अब अगर मैं ये वाला पॉजिटिव चार्ज जो है, ये पॉजिटिव चार्ज मैं यहाँ से बाहर निकाल लूँ, बाहर मैं कैसे निकालूंगा? फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो साइड है, इस साइड को मैंने यहाँ से ग्राउंड कर दिया। अगर मैंने यहां से ग्राउंड कर दिया है तो यहां से पूरा पॉजिटिव चार्ज कहां जाएगा? ग्राउंड जाएगा। तो जब ये पूरा पॉजिटिव चार्ज यहां से ग्राउंड हो जाएगा, बता इसमें सबसे ज्यादा चार्ज अब कौन सा बचेगा? नेगेटिव चार्ज। मीन्स कि इसमें नेट चार्ज बचेगा, नेगेटिव चार्ज। अब जो ये वाला बॉडी, ये वाली जो बॉडी है जिसमें अभी तक नेट चार्ज 0 के बराबर था, जब मैंने यहां से पॉजिटिव चार्ज को ग्राउंड कर दिया, अब ये जो बॉडी है ना, इस बॉडी पर नेट चार्ज कौन सा आ गया है? नेगेटिव चार्ज आ गया है। तो जब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गए हैं, क्या मैंने यहाँ से कोई फिजिकल कांटेक्ट कराया है? आंसर है हमने फिजिकल कांटेक्ट नहीं कराया है। मगर जो ये वाली बॉडी थी, ए बॉडी, इस बॉडी पे अब नेट चार्ज कितना आ गया है? नेगेटिव चार्ज आ गया है। तो हम ऐसा कहेंगे कि ए वाली बॉडी जो है वो अब चार्जड बॉडी है। अब वो चार्जड है तो मगर उस पर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। और जो मैंने यहाँ से बॉडी लाई थी उस पर कौन सा चार्ज था? पॉजिटिव चार्ज। तो हम ऐसा कहेंगे कि जब हमने फिजिकल कांटेक्ट नहीं कराया तो फिजिकल कांटेक्ट में जो ये वाली जो प्रोसेस है ना, जिसमें हम बॉडीज के दरमियान फिजिकल कांटेक्ट नहीं कराते हैं, तो इस वाली प्रोसेस को हम कहते हैं दिस इज इंडक्शन। तो अब इंडक्शन में हमको याद रखना है कि जब हम एक बॉडी को दूसरे बॉडी के क्लोज लाते हैं तो जो वो दूसरी बॉडी जो थी या पहली बॉडी जो थी जिस पर नेट चार्ज 0 के बराबर था, जब हमने यहाँ से पॉजिटिव चार्ज को ग्राउंड कर दिया था तो इस पर नेट चार्ज बचा था नेगेटिव, और ये वाली जो बॉडी जो है ये क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव बॉडी को जब मैंने इसके क्लोज लाया है तो इस बॉडी पर नेट चार्ज कौन सा बचा था? नेगेटिव।
फिजिकल कांटेक्ट नहीं कराया था। जब कहीं पे भी हम फिजिकल कांटेक्ट नहीं कराएंगे, जो दूसरी बॉडी है उस दूसरी बॉडी पे भी चार्ज आ जाएगा। अब क्यों आ जाएगा, कैसे आ जाएगा, बाय व्हाट प्रोसेस आ जाएगा, तो हम ऐसा कहेंगे कि यहाँ पे चार्ज आता है बाय ए प्रोसेस, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इंडक्शन। अब इंडक्शन में हमको एक चीज ध्यान में रखना है कि जब इंडक्शन प्रोसेस होती है तो दूसरी बॉडी जो हमारे पास अनचार्जेड बॉडी थी, यहाँ जिस पर नेट चार्ज 0 के बराबर था, तो उस पर चार्ज आता है पहली बॉडी के अपोजिट चार्ज आता है। तो अगर यहाँ पे पॉजिटिव था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अगर यहाँ पे नेगेटिव होता तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। तो याद रखना है कि इंडक्शन वो वाली प्रोसेस है जहां पे हम बॉडीज के दरमियान फिजिकल कांटेक्ट नहीं कराते हैं, और जो पहली बॉडी है उस बॉडी पे अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो दूसरी बॉडी पे उसका अपोजिट चार्ज आ जाएगा। तो इस बॉडी पे कौन सा चार्ज आ गया है, नेगेटिव चार्ज आ गया है। तो अगर अब मैंने यहां से एक बॉडी को लाया है तो अगर इस पे नेट चार्ज, अगर इस पे चार्ज था नेगेटिव चार्ज, तो जब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था तो जब मैंने इसको क्लोज लाया है तो नेगेटिव चार्ज को अब हमने यहाँ से, ये नेगेटिव इसके नेगेटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा, और इसके पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट। जो भी इसके पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा तो पॉजिटिव चार्ज इस साइड में आ जाएगा और नेगेटिव चार्ज यहाँ से आ जाएगा। अब जो ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज को हमने कहाँ भेज दिया है, ग्राउंड भेज दिया, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज बचेगा, नेट चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। तो ये वाली जो बॉडी, जो अनचार्जेड बॉडी थी जिसपे नेट चार्ज 0 के बराबर था, अब उस पर चार्ज आ रहा है, कौन सा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, यानी इसके अपोजिट आ रहा है। तो आप एक चीज जहन में रखेंगे या एक चीज आप याद करके रखेंगे कि जो इंडक्शन प्रोसेस है, इंडक्शन प्रोसेस में जो दो बॉडीज होती हैं, दो बॉडीज पे एक दूसरे के अपोजिट में चार्ज आ जाता है। और ये वाली जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हमने नाम क्या दिया है, इंडक्शन। तो आपको याद रखना है इंडक्शन हमेशा किन मटेरियल्स में होता है, तो इंडक्शन हमेशा उन मटेरियल्स में होते हैं जो क्या होते हैं, इंसुलेटर्स, या इनको हम डाइलेक्ट्रिक्स भी बोलते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक्स या इंसुलेटर्स में हमेशा कौन सी प्रोसेस हो जाती है, इंडक्शन हो जाती है। अब कंडक्शन कहां पे होती है, तो कंडक्शन में क्या होता है, कंडक्शन में हमको एक दूसरे बॉडीज को एक दूसरे से अलग नहीं रखना है, बल्कि क्या करना है, फॉर एग्जांपल मान लो ये एक प्रोसेस है, यहाँ पे ये बॉडी है, यहाँ पे इस बॉडी पर नेट चार्ज किसके बराबर है, 0 के बराबर है, मींस जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही क्या है, नेगेटिव चार्ज। अब मैंने यहाँ से एक बॉडी को लाया है और ये वाली बॉडी जो है ये पॉजिटिवली चार्जिंग बॉडी है। अगर ये पॉजिटिवली चार्जिंग बॉडी है तो मैंने इस बॉडी को इसके साथ कंटैक्ट कराया। जब मैंने इस बॉडी को इसके साथ कांटेक्ट कराया है तो यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्जिंग बॉडी को मैंने इसके साथ कांटेक्ट कराया है। जब हम कांटेक्ट कराएंगे तो कांटेक्ट वाली प्रोसेस में क्या हो जाता है, इंडक्शन हो जाता है, कंडक्शन हो जाता है, इंडक्शन नहीं सॉरी, कंडक्शन हो जाता है। अब ये पॉजिटिवली चार्जिंग बॉडी जो है, ये पॉजिटिवली चार्जिंग बॉडी यहाँ से किनको अपने अंदर ले जाएगी, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ पे कांटेक्ट है, फिजिकल कांटेक्ट है। जब ये चार्जेड बॉडी है, पॉजिटिवली चार्जेड बॉडी, तो पॉजिटिव को जब मैंने इसके क्लोज लिया है या इसके साथ कांटेक्ट कराया है तो यहाँ पे जितने भी नेगेटिव चार्जेस है वो नेगेटिव चार्जेस कंडक्टर्स में वो फ्री होते हैं। तो कंडक्टर्स में जो ये नेगेटिव चार्जेस है वो नेगेटिव चार्जेस इधर जाएंगे। मतलब अब ये वाली जो बॉडी है, इस बॉडी में किसका ये चार्ज कंसंट्रेशन कम हो गया है, क्या नेगेटिव का हो गया या पॉजिटिव का हो गया? आंसर है कि जब यहां से नेगेटिव चार्जेस निकलेंगे तो यहां पे कंसंट्रेशन किसकी बढ़ जाएगी, यहां पे कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी किसकी, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी की। और जब हम इस बॉडी को यहां से अब दूर ले जाते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने अब इनका कांटेक्ट अलग कर दिया है, तो यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन्स गए थे या नेगेटिव चार्ज यहां से गया था, वो इस वाली बॉडी में गए थे, और इस पर जो नेट चार्ज बचेगा वो कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव। बता यहां पे हमने कौन सा चार्ज दिया था, इस पे पॉजिटिव चार्ज, और इस वाली बॉडी में भी नेट चार्ज कौन सा बचा है, पॉजिटिव। वहां पे अपोजिट हो रहा था, यहाँ पे उसका अपोजिट, यानी वहां पे अगर पॉजिटिव थी तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बचता था। अब जब हमने यहाँ पे कंडक्शन में जब हमने कांटेक्ट कराया है तो कांटेक्ट प्रोसेस में इंडक्शन नहीं होता है। कांटेक्ट जब हम दो बॉडीज को कराते हैं तो उसमें क्या कौन सा फिनोमेना हो जाता है, कंडक्शन का फिनोमेना। तो याद रखना है कि जब कंडक्शन होता है, कंडक्शन में जो हमारे पास पहले बॉडी थी, जो चार्ज उस पे होगा वही चार्ज किस पे होगा, दूसरी बॉडी पे भी आ जाएगा। अगर यहाँ पे हमने नेगेटिव चार्जेड बॉडी को लाया था, अगर ये नेगेटिव चार्जेड बॉडी को हमने लाया था, इसका कांटेक्ट हमने फिजिकल कांटेक्ट हमने कराया था, तो ये यहाँ से पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ जाएगा तो यहाँ पे कौन सा चार्ज बचेगा, नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज इस बॉडी पर नेट चार्ज आएगा। तो पहले इस बॉडी पे भी कौन सा चार्ज था, नेगेटिव, और यहाँ पे भी नेट चार्ज कौन सा बचा है, नेगेटिव। मीन्स कि जो चार्ज इसके पास था वही चार्ज इसके पास भी बचता है। तो हम ऐसा कहेंगे
कि कंडक्शन वो प्रोसेस है जिसमें फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है और जो पहली बॉडी पे चार्ज था उसका अपोजिट चार्ज दूसरी बॉडी पे आ जाता है। और कंडक्शन वहां पे होता है कि जहां पे हम फिजिकल कांटेक्ट कराएंगे, और फिजिकल कांटेक्ट जो है ना वो उन मटेरियल्स में होता है जो क्या होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं। तो कंडक्टर्स में कंडक्शन होता है, सी यहां पे भी आता है, सी कंडक्शन में भी आता है, इंडक्शन में भी आई आता है, और इंडक्टर्स में भी क्या आता है, आई आता है। तो हम ऐसा कहेंगे कि कंडक्टर जो है जब हम उनको चार्ज देते हैं तो उन पे वही चार्ज आता है जो हमारी पहली बॉडी पे था। अगर उसमें पॉजिटिव चार्ज था तो ये वाली बॉडी पे भी कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। अगर उन पे नेगेटिव था तो इस बॉडी पे भी कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो अब हम ऐसे याद रखेंगे कि हमारे पास चार्ज देने के 3 तरीके हैं। एक चार्ज देने का पहला तरीका जो हमने देख लिया है, दैट इज बाय रबिंग या दैट इज बाय फ्रिक्शन। और दूसरा जो प्रोसेस जिसे हम चार्ज दे सकते हैं एक बॉडी पे, वो है कौन सी, इंडक्शन। और नंबर 3rd प्रोसेस इज कंडक्शन। तो इंडक्शन में कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे कि बता इंडक्शन में अगर मैंने यहां से एक बॉडी लाई थी, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, बता जो दूसरी बॉडी उस पर कौन सा चार्ज आएगा। तो आपको याद रखना है उसमें इस बॉडी के अपोजिट वाला चार्ज आएगा। अगर ये नेगेटिव हो तो इस पर कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव। अगर इस पे पॉजिटिव है तो उस पर कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव। अब तीसरा जो है दैट इज बाय कंडक्शन। तो कंडक्शन में क्या होता है, कंडक्शन में हम 2 बॉडीज को क्या कराते हैं, फिजिकल कांटेक्ट कराते हैं। अगर हमने बॉडीज को फिजिकल कांटेक्ट कराया है तो उसमें जो पहली बॉडी है जो उस पर चार्ज था वही दूसरी बॉडी पे भी चार्ज आ जाएगा। यानी द बॉडीज विल हैव द सेम चार्ज एंड इन इंडक्शन द बॉडीज हैव द अपोजिट चार्ज टू ईच अदर। ये समझ में आ रहा है? तो ये कुछ प्रोसेस थी जिन प्रोसेस के जरिए से हम बॉडीज पे क्या दे सकते थे, चार्ज दे सकते थे। अब हम स्विच कर रहे हैं जो हमारा मेन क्वेश्चन है, यानी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जहां से स्टार्ट हो जाती है तो उसी की तरफ अब हमको स्विच करना है। और हमको पहला लॉ पढ़ना है एंड दैट लॉ इज कोलम्बस लॉ। दैट लॉ इज कोलम्बस लॉ। तो कोलम्बस लॉ क्या है? कोलम्बस लॉ बिल्कुल एक सिंपल सा लॉ है। कोलम ने क्या कहा है, कोलम्बस लॉ। अब याद रखना है कि कोलम्बस लॉ जो है ना ये मासेस के दरमियान नहीं लगता है, बल्कि ये लगता है किसके दरमियान, चार्जेस के दरमियान। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम डील करते हैं चार्जेस के साथ, तो चार्जेस हमें यहां पे लेनी है। और ग्रेविटेशन में हम डील करते हैं मासेस के साथ, और वहां पे हमको डील करना था किसके साथ, मासेस के साथ। अब कोलम ने किया क्या है, देखो एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट हमने किया है। कोलम ने एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किया था। इसने यहां से फॉर एग्जांपल यहां से इसने एक बॉडी ली है और ये वाली बॉडी जो है इस बॉडी पे चार्ज था, या हम ऐसा कहेंगे कि हमने यहां से एक चार्ज लिया है और चार्ज जो हमने यहां से लिया उसको मैं नाम दूंगा दिस इज Q1। चार्ज को डिनोट करते हैं Q से, और मैंने यहां पे एक चार्ज लिया है और वो वाला चार्ज कौन सा है, Q1। अगर ये चार्ज Q1 है और हमने यहां से दूसरा चार्ज भी लाया है, जब हमने यहां से दूसरा चार्ज लाया तो इसको मैं नाम दूंगा दिस इज Q2। Q1 और Q2 को हमने यहां पे एट सम डिस्टेंस रखा है एंड दैट डिस्टेंस इज R। अब कोलम ने ऐसा किया कि जब यहां पे ये वाला जो चार्ज था, इस चार्ज के साइड में जब इसने यहां से दूसरा चार्ज लाया, अब ये डिपेंड करता है कि दोनों चार्जेस का नेचर कैसा है। अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी अगर पॉजिटिव है, बोलो पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। अब जब ये चार्जेस रिपेल करेंगे तो कोलम ने ऐसे देखा कि जब ये वाला चार्ज जब हमने लिया, इस चार्ज को हमने बंद करके रखा है। फॉर एग्जांपल मान लो इसको मैंने बंद करके रखा है, मीन्स इसको मैंने फ्री नहीं रखा है कि ये भाग जाए। इसको मैंने भागने की मैंने इसको कहा कि आपको भागना नहीं है, यानी मैंने इसको फ्री नहीं रखा है ताकि ये भाग जाए, बल्कि मैंने इसको बंद करके रखा है। अगर मैंने इसको बंद करके रखा है तो यहां से जब मैंने ये दूसरा चार्ज लाया है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी क्या है, पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल, क्योंकि लाइक चार्जेस रिपेल। तो हमने देखा कि ये वाला चार्ज जो है ना, ये चार्ज ऐसे भाग गया है। अगर ये चार्ज ऐसे भाग गया है, ये क्यों भाग गया है, तो आंसर है कि इस पे क्या लगा होगा, फोर्स। तो इस पे अब जो ये फोर्स लगा है, क्या ये ग्रेविटेशन की वजह से लगा है या इलेक्ट्रोस्टैटिक या चार्जेस की वजह से लगा है, चार्जेस की वजह से लगा है। जो चार्जेस की वजह से फोर्स लगे दैट फोर्स इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इस पे फोर्स लगा है। अब ये जो इस पे फोर्स लगा है उसको हम डिजिग्नेट कैसे करेंगे, मैं कहूंगा ऐसे कि इस पे फोर्स लगा है, बताओ फोर्स किस पे लगा है, 2 पे। किसके जरिए से, 1 के जरिए से। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, फोर्स ऑन 2/1, फोर्स ऑन 2/1। ये जो 2/1 है ना, इसका मतलब है फोर्स लगा है दूसरे चार्ज पे, किसके जरिए से, 1 के जरिए से, इसीलिए ये चार्ज यहां से भाग गया। क्या बस इस पे फोर्स लगेगा?
अब कॉलम ने ऐसा किया तो इसने इस वाले चार्ज को बंद करके रखा है। जब इसने इस वाले चार्ज को बंद करके रखा तो इसको इसने आजाद छोड़ दिया है, मींस फ्री कर दिया है। अब इसके पास ये भाग सकता है, इसको हमने ये कहा है कि अब आप फ्री हैं, आप भाग सकते हैं, मगर ये वाला हमने बंद कर दिया। जब हमने यहां से इस वाले को बंद कर दिया ना, तो हमने देखा कि इस पे भी फोर्स लगा है। बता फोर्स किस पे लगा है? फोर्स लगा है 1 पे। किसके जरिए से? 2 के जरिए से। क्यों लगा है? क्योंकि यहां पे भी चार्जेस की ही वजह से क्या लगा होगा? फोर्स लगा होगा। तो हम यहां से ऐसा कह सकते हैं कि फोर्स बस एक चार्ज पे नहीं लगता है, बल्कि फोर्स दोनों चार्जेस पे लगता है। अब हमने एक काम किया है, हमने यहां से इन चार्जेस का, फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये वाला चार्ज दिया है ना 1 कूलम, ये वाला चार्ज भी हमने लिया है 1 कूलम, और जब ये 1 कूलम था, ये 1 कूलम था, इनके दूरी दरमियान में डिस्टेंस जो थी वो r के बराबर थी। अगर हम यहां से कहेंगे कि इस 1 कॉलम ने इस पे फोर्स लगाया, इस 1 कॉलम ने भी इस पे फोर्स लगाया, या मैं ऐसे कहूंगा Q1 ने Q2 पे फोर्स लगाया, Q2 ने भी Q1 पे क्या लगाया है? फोर्स लगाया है। अब चार्जेस का मैग्नीट्यूड हमने कितना लिया है? 1 कॉलम लिया है। तो फॉर एग्जांपल हमने ये फोर्स कैलकुलेट कर दिया है, ये आ गया हमको कितना? 5 न्यूटन। तो हमने ऐसा कहा है कि जो चार्जेस है, चार्जेस जब हमने 1 कूलम लिए हैं तो इनने एक दूसरे पे फोर्स कितना लगाया है? 5 न्यूटन का फोर्स उनने एक दूसरे पे लगाया, क्योंकि फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन। अब हमने एक काम किया, हमने यहां से इस चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ा दिया। जब हमने इस चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ा दिया, इसका हमने बना दिया है 2, तो इसका भी हमने मैग्नीट्यूड बढ़ा दिया है, ये भी बन गया है कितना? 2। तो हमने यहां से देखा कि ये जो फोर्स था ना 5 न्यूटन, ये फोर्स 5 न्यूटन नहीं रह गया, बल्कि इस फोर्स का मैग्नीट्यूड भी बढ़ गया। इस फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ गया है। अब ये फोर्स कितना बना है? तो कॉलम ने उसी चीज को कॉलम ने देखा है, तो उसने कहा कि ये जो फोर्स इनके दरमियान लग रहा है ना, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। This is directly proportional to the magnitude of the charges। और मैग्नीट्यूड के साथ साथ इनके बीच में क्या प्लस हो गया था? इनको आंसर है नहीं। क्या इनको माइनस हो गया था? नहीं। क्या डिवाइड हो गया था? नहीं, बल्कि इनके बीच में क्या आ गया था? मल्टीप्लिकेशन। तो हम ऐसा कहेंगे, according to Coulomb's law, the force between the two charges is directly proportional to the product of magnitude of charges, to the product of magnitude of charges। तो जब हम चार्जेस का मैग्नीट्यूड बढ़ाएंगे तो फोर्स का मैग्नीट्यूड भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। फोर्स चार्जेस के मैग्नीट्यूड को घटाओ तो फोर्स का मैग्नीट्यूड भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो हमने कहा कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। अब ये फोर्स क्या एक ही चार्ज पे लगता है? आंसर है ये एक ही चार्ज पे नहीं लगता है, तो ये दोनों चार्जेस पे लगता है। ये भी इस पे फोर्स लगाएगा और ये भी इस पे फोर्स लगाएगा। जितना हम चार्जेस का मैग्नीट्यूड बढ़ाते हैं उतना फोर्सेस का मैग्नीट्यूड भी बढ़ गया, जितना हम चार्जेस का मैग्नीट्यूड घटाते हैं तो उतना इसका मैग्नीट्यूड भी घट गया है। तो कॉलम ने एक रिलेशन निकाल दी, उसने कहा कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। अब उसके बाद कॉलम ने किया कि उसने यहां से जो चार्जेस है, चार्जेस को उसने आर जो उनके बीच में जो डिस्टेंस थी, इस डिस्टेंस को उसने कम कर दिया है। जब उसने डिस्टेंस को कम कर दिया है तो बताओ, जाहिर सी बात है, लॉजिकली भी हम ऐसा कहेंगे कि जो इनके दरमियान मैग्नीट्यूड है या जो फोर्स इनके दरमियान है वो अब उतना नहीं रहा जितना पहले था। जब हमने डिस्टेंस को कम कर दिया तो हमने देखा कि ये फोर्स क्या हो गया? ये बढ़ गया है। अगर डिस्टेंस को मैंने कम कर दिया है तो फोर्सेस बढ़ गए हैं। एक बढ़ता है, फोर्स बढ़ता है। कब बढ़ता है? जब हम डिस्टेंस को क्या करते हैं? कम करते हैं। मींस डिस्टेंस कम, फोर्स क्या? ज्यादा। अब डायरेक्ट रिलेशन है या इनवर्स रिलेशन है? तो इनवर्स रिलेशन है। कॉलम ने जब उस रिलेशन को देखा वो लीनियर नहीं आ गई है, तो कॉलम ने जब उसको देखा उसने कहा कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। F is inversely proportional to R square, where R is the distance between the two charges। तो मैग्नीट्यूड को बढ़ा दो, फोर्स बढ़ जाएगा। डिस्टेंस को कम कर दो, फोर्सेस बढ़ जाएंगे। कम कर दो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस को तो फोर्स भी कम हो जाएगा। डिस्टेंस को बढ़ा दो तो फोर्स भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो F is directly proportional to the magnitude of charges and F is inversely proportional to the square of the distance between them। जब हम दोनों चीजों को कंबाइन करते हैं, जब हमने दोनों को कंबाइन कर दिया, हमने कहा कि F is directly proportional to Q1 Q2 divided by R square। Q1 Q2 divided by R square। अब उसके बाद हमने यहां पे एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर दिया, और वो जो कांस्टेंट है दैट कांस्टेंट इज K, दैट K टाइम इज Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब जो ये K है ना, इस K को हम कहते हैं दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट।
अगर इसी चीज को अगर मैं इसी लॉ को रिलेट कर दूंगा जो हमारे पास इससे पहला वाला लॉ है, जो फंडामेंटल लॉ हमारे पास है, जो ग्रेविटेशन मासेस की वजह या मासेस के दरमियान जो लगता है, वो वाला जो लॉ है, दैट लॉ इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल लॉ। ग्रेविटेशनल लॉ में हम कहते हैं F इज इक्वल टू G टाइम्स m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। बता G क्या था वहां पर, दिस वाज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। G को यहां पे रिप्लेस किसने किया है, K ने, तो हम कहेंगे दिस इज कोलंबियन कांस्टेंट या दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। बता मासेस के दरमियान यहां पे फोर्स लगता था, क्या यहां पे मासेस के दरमियान लगता है या चार्जेस के दरमियान, चार्जेस के दरमियान। तो यहां पे जब R था तो यहां पे भी क्या आ रहा है, R आ रहा है। जितना हमने मैग्नीट्यूड ऑफ मास को बढ़ा दिया था उतना ही फोर्स भी क्या हो गया था, बढ़ गया था। जितना हमने R को कम कर दिया था फोर्स भी क्या हो गया था, बढ़ गया था। तो यहां पे अगर हम इन दोनों को रिलेट कर देंगे तो हम ऐसा कहेंगे ना कि जिस तरह ग्रेविटेशन में हमारे पास यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू G टाइम्स m1 m2 डिवाइडेड बाय, या F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। उसी तरह हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी लॉ है, दैट लॉ इज F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल q1 q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो हम ऐसा कहेंगे कि जो रोल प्ले करते हैं मासेस इन द ग्रेविटेशन, वही रोल प्ले करते हैं चार्जेस इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। समझ में आ रहा है। यहां पे G आ गया था कांस्टेंट, तो यहां पे कौन सा कांस्टेंट आ गया था, K। जिस तरह हमने G का वैल्यू यहां से कैलकुलेट कर दिया था, इसी तरह हमने K का वैल्यू भी कैलकुलेट कर दिया, और ये जो K है ना, K का वैल्यू आ गया था 9.9 इंटू 10 रेज़ पावर 9, 9 इंटू 10 रेज़ पावर 9। अब K का यूनिट क्या बनेगा, अगर हम यहां से K का यूनिट निकाल देंगे, दिस विल बी इक्वल टू, अगर मैं यहां से K को अलग कर दूंगा तो ये आ जाएगा F इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q1 Q2 इज इक्वल टू किसके बराबर है, K के बराबर। अब K का यूनिट क्या बनेगा, बोलो फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन, तो मैं लिखूंगा न्यूटन। बता डिस्टेंस का यूनिट क्या है, मीटर, तो मीटर के ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर। बता चार्ज का यूनिट क्या है, कूलम, चार्ज का यूनिट क्या है, कूलम, कूलम इंटू कूलम क्या हो गया, कूलम स्क्वायर, तो डिवाइडेड में आ जाएगा कूलम स्क्वायर। इसी चीज को हम ऐसे लिखेंगे, K इज इक्वल टू 9 इंटू 10 रेज़ पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर हो गया यूनिट किसका, ग्रेविटी, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट का। तो बहुत ही सिंपल सा लॉ है, हम ऐसा कहेंगे कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन, अकॉर्डिंग टू कोलंबस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, द फोर्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, एंड F is inversely proportional to square of the distance between them, and F is equal to K times Q1 Q2 divided by R square, where K is, this is the electrostatic constant and its value is 9 into 10 raised power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी पर कोलम स्क्वायर, पर केजी नहीं पर कोलम स्क्वायर। समझ में आ रहा है। अब यही चीज जब हमने इस K को देखा है तो इस K का एक और वैल्यू हम लिख सकते हैं, दिस K इज इक्वल टू, ये K का वैल्यू जो है 9 इंटू 10 रेज़ पावर 9, ये हमने कहां से लाया, हमने यहां से कहा एक्चुअल में K होता है बराबर 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0, या एप्सिलॉन नॉट भी हम इसको कह सकते हैं। ये जो एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये जो एप्सिलॉन नॉट है ना, इस एप्सिलॉन नॉट को, एप्सिलॉन नॉट को, नॉट या एप्सिलॉन 0, इसको हम नाम देते हैं दिस इज परमिटिविटी, दिस इज परमिटिविटी। आपको याद रखना है, दिस इज कॉल्ड एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड एज परमिटिविटी। अगर 0 है या नॉट है तो इसको हम कहते हैं दिस इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, दिस इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हमने यहां से एक चार्ज लिया, यहां से दूसरा चार्ज लिया है, इनके बीच में हमने कुछ नहीं रखा है, एक फ्री स्पेस रखी है। अगर हम फ्री स्पेस रखते हैं तो यहां पे जो ये फ्री स्पेस है, इसी फ्री स्पेस का हमने एक कांस्टेंट बना दिया है, एंड दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड एज एप्सिलॉन नॉट, या इसको हम नाम देते हैं एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन 0 इज कॉल्ड एज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर मैं कोलंबस लॉ को फिर एक बार एक अच्छे तरीके से लिखूंगा तो मैं कहूंगा ना कि F इज इक्वल टू, बता K के बजाय मैं क्या लिखूंगा, 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तो ये एक और फॉर्म है हमारे पास कोलंबस लॉ के। और 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 के किसके बजाय हमने लिखा है, K के बजाय। इसका मतलब है ना K जो है, K इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0। और एप्सिलॉन 0 को हमने नाम क्या दिया है, इसको हमने नाम दिया है दिस इज परमिटिविटी, दिस इज परमिटिविटी। किसकी परमिटिविटी है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब जो ये परमिटिविटी है ना, ये परमिटिविटी क्या है, परमिटिविटी को अब हम समझते हैं परमिटिविटी क्या है। पहले हम एक चीज यहां पे देख लेंगे। बता, अब ये जो परमिटिविटी 1 बाई 4 पे एप्सिलॉन 0 है, ये कांस्टेंट है।
एप्सिलॉन जीरो भी कांस्टेंट है फॉर द स्पेस या फॉर द फ्री स्पेस, इसका वैल्यू भी कांस्टेंट है। अगर हम मीडियम लगा देंगे तो उसके पास भी एक परमिटिविटी होगी, और वो वाला जो मीडियम हमने इसमें डाल दिया है ना, तो उसका वैल्यू भी क्या रहेगा, कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल वाटर जो है ना, वाटर अगर मैंने इन दोनों के दरमियान वाटर लगा दिया है, यानी एक चार्ज यहां पे था, दूसरा चार्ज यहां पे था, बीच में मैंने वाटर डाल दिया था, तो जो ये वाटर है ना, इस वाटर का भी कुछ क्या हो गया, परमिटिविटी, और वो वाटर के लिए क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो हम कहेंगे कि वाटर के लिए परमिटिविटी क्या है, कांस्टेंट। अब उसका वैल्यू वो नहीं होगा जो फ्री स्पेस के लिए था। अगर हमने इनके बीच में कोई और मटेरियल, फॉर एग्जांपल हमने इसके बीच में ऑयल डाल दिया है, तो ऑयल का भी एक परमिटिविटी वैल्यू होगा, और वो ऑयल के लिए क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब हम यहां से देखते हैं कि ये जो परमिटिविटी है, परमिटिविटी और फोर्स के बीच में रिलेशन डायरेक्ट है या इनवर्स है, इनवर्स है। इसका मतलब है ये डिनोमिनेटर में है, ये न्यूमरेटर में है। डिनोमिनेटर में एक होना, न्यूमरेटर में एक होना। डिनोमिनेटर में आर था, न्यूमरेटर में एफ था। जब ये कम हो गया था ये बढ़ गया था, जब ये बढ़ गया था ये कम हो गया था, मीनस इनके बीच में क्या रिलेशन थी, इनवर्स रिलेशन। अब अगर मैं यहां पे देखूं एप्सिलॉन नॉट और एफ के बीच में क्या है, इनवर्स रिलेशन, मींस कि जब ये परमिटिविटी कम हो जाएगी तो ये फोर्स क्या हो जाएगा, ज्यादा। जब ये ज्यादा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब हम इसी चीज को समझते हैं कि ये परमिटिविटी का मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे देख लो, इमेजिन कर लो कि मेरे पास एक चार्ज ये है, जब मेरे पास एक चार्ज ये है, दूसरा चार्ज मेरे पास ये है। फॉर एग्जाम्पल ये Q1 चार्ज है मेरे पास, और ये वाला जो है ये Q2 चार्ज है मेरे पास। दोनों का मैग्नीट्यूड आप मान लो कि ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। अब ये जो चार्ज है ना, इन चार्जेस ने एक दूसरे पे क्या लगा दिया है, फोर्स लगा दिया। अब अगर इन्होंने फोर्स लगा दिया, बता कांटेक्ट फोर्स है या नॉन कांटेक्ट फोर्स है, आंसर है ये नॉन कांटेक्ट फोर्स है। क्योंकि यहां से कोई चीज हमने नहीं देखा है कि जो यहां से उधर जा रही है और उस पर फोर्स लगा रही है, बल्कि जहां पे भी नॉन कांटेक्ट फोर्स लगेगा, जिस तरह ग्रेविटेशन में नॉन कांटेक्ट फोर्स लगेगा। मैंने डस्टर को यहां पर रखा है, ये नीचे गया, मैं कहूंगा कि अर्थ ने इस पे क्या लगा दिया है, फोर्स लगा दिया, अपनी तरफ इसको खींचा है। अब जो ये फोर्स लगा दिया है, क्या अर्थ ने कोई चीज यहां से बाहर फेंकी है जिससे ये इसको बॉडी को पकड़ता है, आंसर है नहीं। अब जो यहां पे ये नॉन कांटेक्ट फोर्स है, यहां पे हम कंसेप्ट लेते हैं फील्ड का। किसका लेते हैं, फील्ड का। इसीलिए हम कहते हैं कि अर्थ के पास एक फील्ड होता है, एंड दैट फील्ड इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल फील्ड। अब जो ये चार्ज है, इसने इस चार्ज पे फोर्स लगा दिया, इसने इस चार्ज पे फोर्स लगा दिया। अगर ये चार्जेस ने एक दूसरे पे फोर्स लगा दिया है, क्या यहां से हमने कोई चीज फिजिकली देखा है कि यहां जा रही है, नहीं, बल्कि इनके दरमियान एक नॉन कांटेक्ट फोर्स है। तो हम यहां पे भी कॉन्सेप्ट लेते हैं किसका, फील्ड का, और उसी चीज को हम आगे जाके नाम देंगे दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो यहां से इसने कोई चीज ऐसी जनरेट कर दी। अब जो इसने जनरेट कर दी उसको हम नाम देते हैं दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। फॉर एग्जांपल कि ये वाला जो चार्ज है ना, इस चार्ज ने यहां से अब इमेजिन कर देना, ये वाला जो चार्ज है ना, इस चार्ज ने इस पे फोर्स लगा दिया, मींस इसने कोई चीज ऐसी जनरेट कर दी। अब क्या इसने जनरेट कर दिया, तो हम कहते हैं इसने इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट कर दिया है। वो हम आगे भी देख लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। जब इसने यहां से जनरेट कर दिया, फॉर एग्जाम्पल यहां से 10 लाइन्स निकली है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। आप ऐसे इमेजिन कर दो कि यहां से जैसे कि 10 स्ट्रिंग्स गई है। जब यहां से 10 स्ट्रिंग्स ऐसे गई ना, तो इनने इस चार्ज को देखा, और ये 10 स्ट्रिंग्स इधर जा रही है, और हर एक स्ट्रिंग जो है ना वो फोर्स लगा रही है। अगर यहां से हम ऐसे देखेंगे कि ये मान लो ये मैंने चार्ज लिया है Q1, ये मैंने चार्ज लिया है Q2। अब यहां से 10 स्ट्रिंग्स ऐसे जा रही है, क्या बस यहां से जाएंगे, आंसर है नहीं, वहां से भी आ जाएंगे। अब हम यहां पे केस कंसीडर करते हैं कि फॉर एग्जांपल यहां से 10 लाइनें ऐसे जा रही हैं, 10 स्ट्रिंग्स ऐसे जा रही है, और ये 10 के 10 स्ट्रिंग्स इस पे क्या लगा रही है, फोर्स लगा रही है। अब फॉर एग्जांपल मान लो कि एक स्ट्रिंग ने 1 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, बता 10 कितने लगाएंगे, 10 न्यूटन का। अब इस पे जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा, 10 न्यूटन का फोर्स होगा। कितना होगा, 10 न्यूटन का फोर्स। तो हमने देखा कि यहां पे इस पे फोर्स लग रहा है 10, तो हमने कहा कि ये इजी सी बात है। यहाँ लॉजिकली हम ऐसे कहेंगे कि यहां से 10 स्ट्रिंग्स गई है, एक स्ट्रिंग ने 1 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, तो 10 कितना लगाएंगे, 10 न्यूटन का फोर्स। अब फॉर एग्जांपल मान लो मैंने यहां पे अब कोई चीज ली है, यहां पे मैंने अब कोई चीज ली है। अगर मैंने यहां पे कोई चीज ली है, फॉर एग्जांपल अभी इनके बीच में कुछ नहीं था, ईयर था। अगर ईयर था, ईयर को या इनके बीच में अगर कुछ नहीं था, उसी को हम कहते हैं दिस इज फ्री स्पेस, दिस इज फ्री स्पेस। अब मैंने यहां पे इस फ्री स्पेस को रिप्लेस कर दिया, मैंने यहां पे ये उठा दिया है, डस्टर उठा दिया है, तो ये मैंने इनके बीच में लगा दिया। जब मैंने इनके बीच में अब यहां पे लगा दिया ना ऐसे, अब यहां से 10 लाइनें जा रही थी, 10 लाइनें यहां से अब भी जनरेट हो रही है। अगर 10 लाइनें यहां से अब भी जनरेट हो रही है, मैंने अब बीच में लगा दिया है एक मीडियम। अगर मैंने बीच में मीडियम लगा दिया है, तो मैंने देखा कि ये जो मीडियम है ना, ये मीडियम यहां से
10 में से ये 5 लाइन उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। कितने लाइन उसको? 5 लाइन उसको। अब अगर यहां से जाएंगे इधर, बता कितने लाइन अब जाएंगे? 5 ही लाइन। एक लाइन कितने न्यूटन का फोर्स लगा रही थी? 1 न्यूटन का। बता 5 कितने का लगाएंगे? 5 न्यूटन का। तो हमने देखा कि बता ये फोर्स बढ़ गया कि ये घट गया है? घट गया है। अगर ये फोर्स कम हो गया, क्यों कम हो गया? तो हम ऐसा कहेंगे ना कि हमने इनके बीच में कोई मटेरियल ऐसा डाल दिया है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स या जो यहां से स्ट्रिंग्स जा रही थी उन स्ट्रिंग्स को वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है। अगर ये ज्यादा को एब्जॉर्ब करेगा, बता फोर्स कम लगेगा ज्यादा लगेगा? अगर ये ज्यादा को एब्जॉर्ब करेगा तो फोर्स कम लगेगा कि ज्यादा लगेगा? फोर्स कम लगेगा। मीन्स कि जितना ये एब्जॉर्ब करेगा उतना उनके बीच में फोर्स क्या लगेगा? कम लगेगा। जितना ये एब्जॉर्ब कम करेगा उतना फोर्स क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। अब यहां पे देखो, जो ये एब्जॉर्ब करने की प्रॉपर्टी है या जो एब्जॉर्ब करने की ताकत है इस बॉडी में, अगर उसको ज्यादा एब्जॉर्ब करने की ताकत है तो फोर्स क्या लगेगा? कम। अगर इसको एब्जॉर्ब करने की ताकत कम है तो वो फोर्स क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। वही चीज अब एप्सिलॉन जीरो जो है, एप्सिलॉन जीरो मुझे बताता है ना कि ये एब्जॉर्ब कितना करेगा। इसका मतलब है ना कि जब फ्री स्पेस था, फ्री स्पेस से यहां से 10 लाइनें जा रही थी, बता 10 लाइनें ने कितना फोर्स लगाया था? 10 न्यूटन का। इसका मतलब है ना इसका एप्सिलॉन कम था, एप्सिलॉन जीरो कम था, परमिटिविटी कम थी, तो फोर्स क्या लग गया था? ज्यादा। अब जब मैंने मटेरियल डाल दिया, जब मैंने ये मटेरियल डाल दिया तो ये अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। अगर ये अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा, जितना ये ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा उतना फोर्स कम लगेगा। तो मैं कहूंगा ना कि इस मटेरियल का जितना एप्सिलॉन मीन इसके परमिटिविटी बढ़ जाएगी उतना फोर्स क्या लगेगा? कम लगेगा। समझ में आ रहा है? परमिटिविटी का मतलब ये नहीं है कि वो कितने को इधर चढ़ जाए बल्कि छोड़ेगा, बल्कि इसका मतलब यह है कि ये अपने अंदर कितने को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। जितनों को ये ज्यादा को एब्जॉर्ब करेगा उतना फोर्स क्या लगेगा? कम लगेगा। समझ में आ रहा है? तो यही चीज जो है ना, इसीलिए हम यहां पे देखते हैं कि F इज इक्वल टू 1/4 पे एप्सिलॉन जीरो, और एप्सिलॉन जीरो इज कॉल्ड एज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर एप्सिलॉन m हमने लगा दिया या अगर हमने मीडियम लगा दिया तो मीडियम का जो एप्सिलॉन होगा वो एप्सिलॉन जीरो नहीं, ये फ्री स्पेस का है, तो हम वहां पे लिखेंगे एप्सिलॉन m। एप्सिलॉन m इज कॉल्ड एज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो जब मीडियम हम इंट्रोड्यूस कर देंगे या जब हम मीडियम डाल देंगे दो चार्जेस के दरमियान, तो अब जाहिर सी बात है, अब आपको अगर यहां से समझ आया होगा कि जब हम मीडियम डालते हैं तो यहां से जितनी लाइनें जा रही थी कुछ लाइनें इसमें भी एब्जॉर्ब हो रही थी। अगर कुछ लाइनें इसमें एब्जॉर्ब हो रही थी तो इस वाले चार्ज पे फोर्स क्या लगेगा? कम लगेगा। समझ में आ रहा है? तो हम ऐसा कहेंगे F इज इक्वल टू 1/4 पे एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, वेयर एप्सिलॉन जीरो इज कॉल्ड एज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। समझ में आ रहा है? अब जो ये परमिटिविटी है ना, इस परमिटिविटी का वैल्यू हमने कैलकुलेट कर दिया है और वो एप्सिलॉन जीरो का वैल्यू आ गया है 8.85 इंटू 10 रेज़ पावर -12। 8.85 इंटू 10 रेज़ पावर -12। अब इसका यूनिट क्या बनेगा? तो यूनिट बनेगा, अगर आप देखोगे K के बजाय मैंने क्या लिखा था? K के बजाय मैंने लिखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो। K का यूनिट मैंने लिखा था न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो एप्सिलॉन जीरो आ जाएगा ना इधर, एप्सिलॉन जीरो अगर इधर आ जाएगा तो ये बन जाएगा ना 1/4 पाई इंटू के, 1/4 पाई इंटू के, या मैं लिखूंगा 4 पाई एप्सिलॉन जीरो इज इक्वल टू 1/के। तो 1/k मीन्स की जो यूनिट इसका था उसको अब क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा। अगर रेसिप्रोकल हो गया तो ये बन जाएगा ना न्यूटन बनेगा कि पर न्यूटन बनेगा? पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये था -2 जब ऊपर आ जाएगा ये क्या बन जाएगा? +2। तो हम ऐसा कहेंगे कि इसका यूनिट बनेगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हम ऐसा कहेंगे कि ये जो एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन जीरो का वैल्यू जो है, एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसका वैल्यू है 8.85 इंटू 10 रेज़ पावर -12। अब यूनिट क्या बनेगा? कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी के यूनिट से उल्टा आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये हमने कैलकुलेट कर दिया है व्हाट इज एप्सिलॉन जीरो। एप्सिलॉन जीरो इज कॉल्ड एज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। टर्मिनोलॉजी है, आपको याद रखनी है कि व्हाट इज एप्सिलॉन जीरो। एप्सिलॉन जीरो इज कॉल्ड एज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, या एप्सिलॉन इज कॉल्ड एज परमिटिविटी ऑफ परमिटिविटी क्या है तो वो हमने देख लिया है। अब इसके बाद कॉलम ने यहां से एक और चीज को देखा,
उसने कहा कि अगर ये फोर्स जो है ना, जब हमने यहाँ पे ये वाला फोर्स देख दिया है, जब हमने यहां से चार्ज Q1 लिया है, यहां से चार्ज Q2 लिया है, डिस्टेंस कितनी रखी थी R, तो हमने यहां पे देखा कि जब हमने इस वाले चार्ज को बंद करके रखा था, मीन्स इसको हमने आजादी नहीं दी थी कि आपको मूव करना है, बल्कि हमने इसको बंद करके रखा था या इसको हमने रेस्ट्रिक्ट करके रखा था, यानी आपको भागना नहीं है, हमने बस इस वाले को फ्री छोड़ा था। तो हमने देखा कि ये फोर्स इधर लगा है, यानी ये वाला चार्ज इधर भाग गया। अगर ये इधर भाग गया तो इसका मतलब इस पे फोर्स भी किधर लगा होगा, उधर ही लगा होगा। अब फोर्स किस पे लगा, 2 पे, किसके जरिए से, 1 के जरिए से, और फोर्स ऑन 2/1। फॉर एग्जांपल ये वाला फोर्स हमको आ गया था 10 न्यूटन। तो हम ऐसा कहेंगे कि चार्ज 1 ने चार्ज 2 पे कितना फोर्स लगाया है, 10 न्यूटन। किस डायरेक्शन में, इस वाले डायरेक्शन में, राइट वाले डायरेक्शन में, तो इस पे फोर्स इधर लगा था। अब इसके बाद डिस्टेंस को हमने सेम रखा है, डिस्टेंस अब भी आ रहा है, और यहां पे अब हमने इस वाले को बंद कर दिया है, क्योंकि इसका फोर्स हमने कैलकुलेट कर दिया है। अब हमने इसको बंद करके रखा है। अगर हमने इसको बंद करके रखा है तो अब मैंने इसको छोड़ दिया है, खुला छोड़ दिया, फ्री छोड़ दिया है, ताकि ये भाग जाए। और जब ये भाग गया ना, तो ये इस डायरेक्शन में भागा। अगर ये इधर भागा है तो इसका मतलब है ना कि इसमें फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगा होगा। अब फोर्स किस पे लगा है, 1 पे, किसके जरिए से, 2 के जरिए से, तो फोर्स ऑन 1/2। और जब हमने ये फोर्स कैलकुलेट कर दिया है तो ये भी कितना आ गया है, 10 न्यूटन। अब बता, वो अलग अलग फोर्सेस लगाते हैं या सेम लगाते हैं, सेम लगाते हैं। अब ये फोर्स एक ही डायरेक्शन में लगता है या अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, तो हम ऐसा कहेंगे कि ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगाता है, ये वाला चार्ज इस पे फोर्स लगाता है। जब दोनों बॉडीज एक दूसरे पे फोर्स लगाती हैं तो दैट फोर्स इज कॉल्ड एज म्यूचुअल फोर्स, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज म्यूचुअल फोर्स। तो हम ऐसा कहेंगे ना कि जो कोलम्बस लॉ में जो फोर्स लगता है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है, वो एक ही साइड में नहीं लगता है, बल्कि वो दोनों बॉडीज पे लगता है, एंड दैट फोर्स इज म्यूचुअल इन नेचर। समझ में आ रहा है? अब उसके बाद अगर ये इधर लग रहा है तो अगर मैं इसको नाम दूंगा दिस इज पॉजिटिव डायरेक्शन, तो मैं इसको कहूंगा कि F(1) इज इक्वल टू पॉजिटिव। और अगर ये वाली डायरेक्शन ये इसके अपोजिट है, अगर वो पॉजिटिव है तो ये क्या है, नेगेटिव, तो मैं कहूंगा ना F(1) इज नेगेटिव। मैग्नीट्यूड क्या है दोनों का, इसका भी 10 न्यूटन है, इसका भी क्या है, 10 न्यूटन। बता मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है, सेम, डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है, अपोजिट है। तो मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट, बता ये कौन सा लॉ है, तो ये है ना न्यूटन का थर्ड लॉ। तो हम ऐसा कहेंगे ना कि जो कोलंबस लॉ है, कोलंबस लॉ ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या था, एक्शन रिएक्शन। तो एवरी एक्शन देयर इज रिएक्शन, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन। अगर इस वाले ने इस पे एक्शन कर दिया है कितना, 10 न्यूटन, तो ये भी इस पे क्या कर रहा है, रिएक्शन, कितने का, 10 न्यूटन का। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है और डायरेक्शन दोनों की क्या है, अपोजिट है। समझ में आ रहा है? तो ये कभी आपसे पूछा जाता है कि बता न्यूटन, ये जो कोलंबस लॉ है, कोलंबस लॉ क्या ओबे करता है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को? आंसर है हाँ, यस। कैसे करता है, तो यहाँ पे 10 न्यूटन का इधर लगा, 10 न्यूटन का इधर लगा। अगर ये 5 न्यूटन का लगा होगा तो 5 न्यूटन का इधर लगा होगा। अब ये वाला फोर्स जो है तो हमने इसको नाम दिया F(1) और इसको हमने नाम दिया F(1)। मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है, सेम, डायरेक्शन दोनों की क्या है, अपोजिट। समझ में आ रहा है? अब ये फोर्स जो है ना, इस फोर्स को हमने देखा कि ये कहां से लगता है, यानी ये क्या साइडवेज से लगता है? आंसर ये साइडवेज से नहीं लगता है। तो हमने देखा कि ये यहां से इस चार्ज से बिल्कुल एक लाइन इसके सेंटर से ऐसे जाती है इस चार्ज के सेंटर तक। तो अब जो ये फोर्स है ना, इस फोर्स को हमने देखा कि इट एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स, इट एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि क्या ये वाला जो फोर्स है, अगर मैंने यहां पे एक चार्ज को रखा है, एक चार्ज को रखा है, यहां पे मैंने दूसरे चार्ज को रखा है, इस पे इधर लगता है फोर्स, इधर लगता है फोर्स सपोज 10 न्यूटन, इस पे इधर लगता है फोर्स 10 न्यूटन। क्या हम इसको भी अब भी कहेंगे कि दिस इज एक्शन रिएक्शन पेयर? मीन्स ये क्या, ये अब भी है न्यूटन थर्ड लॉ, ये नीचे लग रहा है, इस पे ऊपर लग रहा है। तो आंसर है ये ऐसे नहीं है, बल्कि ये ऐसे लिखना ये गलत है। फिर कैसे लगता है, तो हमने कहा कि अगर इस पे ये फोर्स लगता है अलोंग दिस डायरेक्शन और इस पे लगता है अलोंग दिस डायरेक्शन, और जब हम इनको दोनों को कंबाइन कर देंगे तो इट एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स। यानी ऐसे ये पॉसिबल नहीं है, तब ये वाला चार्ज इधर होना चाहिए, तो फिर इसको ऐसे लगेगा। तो अगर हम दोनों चार्जेस के लाइन को या सेंटर्स को हम ज्वाइन कर देंगे तो वो ये वाली लाइन होगी। तो हम ऐसा कहेंगे कि न्यूटन्स फोर्स या जो कोलंबियन फोर्स, या न्यूटन्स नहीं, कोलंबियन फोर्स जो है, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कोलंबियन फोर्स लगता है, इट एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स या जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द टू चार्जेस।
तो अगर ये सेंटर से लगता है तो द फोर्स विच एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइन इन द सेंटर या विच एक्ट्स अलोंग द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज सेंट्रल फोर्स। समझ में आ रहा है? तो ये कुछ पॉइंट्स है इसके बारे में। तो हम ऐसा कहेंगे कि ये जो न्यू कोलंबियन फोर्स है, कोलंबियन फोर्स का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है? दैट इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू के टाइम्स Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। के का वैल्यू किसके बराबर है? दैट इज इक्वल टू 9 इंटू 10 रेज़ पावर 9। यूनिट क्या बन जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और के को हमने अब रिप्लेस यहां से कर दिया था। हमने एक्चुअल में के का वैल्यू लिखा था, ये किसके बराबर था? 1 डिवाइडेड बाई 4 पे एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब जो यहाँ पे एप्सिलॉन 0 है, एप्सिलॉन 0 को हम नाम देते हैं क्या? परमिटिविटी। अगर 0 था तो हम कहेंगे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का मतलब है जो ये दोनों चार्जेस है, इन दोनों चार्जेस को हमने किस में रखा था? फ्री स्पेस में। अगर हम इनके बीच में मीडियम डाल देंगे तब ये फ्री स्पेस नहीं रहेगा, तब यहाँ पे अलग आ जाएगा, उसको हम कहते हैं दिस इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम। समझ में आ रहा है? अब जो ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, यानी जब इनके बीच में कुछ नहीं था, या हम ऐसा कहेंगे जब इनके बीच में ईयर था, तो इसका वैल्यू हमने कैलकुलेट कर दिया है। तो इसका वैल्यू है 8.85 इंटू 10 रेज़ पावर -12। यूनिट क्या बन जाएगा? के यूनिट से उल्टा बन जाएगा, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा है? तो हम ऐसा कहेंगे कि कोलंबस लॉ क्या है? बहुत ही सिंपल लॉ है। कोलंबस लॉ बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैकेनिक्स में हम लेते हैं क्या, या ग्रेविटेशन में हम लेते हैं कोलंबस, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। वहां पे था m, तो m को हमने रिप्लेस कर दिया है किससे? चार्जेस से। तो डिस्टेंस सेम थी, वहां पे भी r, यहाँ पे भी r। तो याद रखना है कि वहां पे जो फोर्स लगता था ना, दैट वाज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। मगर यहाँ पे हमेशा फोर्स अट्रैक्टिव नहीं लगेगा, बल्कि यहाँ पे फोर्स लगेगा आइदर अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द चार्जेस। अगर ये वाला चार्ज जब मैंने लिया है, अगर ये अभी तक पॉजिटिव था, अगर मैंने इसको नेगेटिव लिया है, बता प्लस माइनस को क्या करेगा? अट्रैक्ट। अगर ये इसको अट्रैक्ट करेगा तो वो ऐसे लगेगा, इस पे अट्रैक्शन का फोर्स। बता ये वाला भी इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, तो ये इस पे ऐसे लगेगा। अब ये वाली डायरेक्शन और ये वाली डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है? अपोजिट है। तो इसका मतलब है ना बिल्कुल यही हो रहा है, यानी इसने इस पे इधर फोर्स लगा दिया, ये वाला फोर्स अगर हम लेंगे नेगेटिव तो ये वाला फोर्स क्या है? पॉजिटिव। अब जितना इसने लगाया है उतना उसने भी लगाया है। समझ में आ रहा है? तो अगर इसने इतना 5 न्यूटन लगा दिया तो वो भी कितना लगाएगा? 5 न्यूटन। मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है? सेम। तो डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो हम तब भी कहेंगे ना कि दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यानी एक्शन रिएक्शन। क्या मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस के बदलने से फोर्स बदलता है? आंसर है हाँ, बदलता है। अगर वो बदलता है तो मैग्नीट्यूड अगर कम होगा तो फोर्स का मैग्नीट्यूड भी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस ज्यादा है तो फोर्स का मैग्नीट्यूड भी क्या हो जाएगा? ज्यादा। अब अगर हमने डिस्टेंस को कम कर दिया है तो डिस्टेंस के कम करने से फोर्स क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। डिस्टेंस ज्यादा फोर्स कम, डिस्टेंस कम फोर्स ज्यादा। इसीलिए हम कहते हैं यही चीज, यही प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं जो लोअर क्लास हमारे है, तो वहां पे हम एक प्रॉपर्टी लिखते हैं कि इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो हम यहां पे भी कहेंगे जो ये फोर्स है, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, मीन्स कि इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स मीन्स कि इनके बीच में, फोर्स और r के बीच में रिलेशन क्या है? इनवर्स रिलेशन है। अब r पे क्या है? स्क्वायर है, तो हम इसी को कहते हैं कि दिस ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो कोलंबस लॉ कोलंबस लॉ का स्टेटमेंट क्या है? तो हम ऐसा कहेंगे द फोर्स, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्शन का भी हो सकता है या अट्रैक्शन का भी होता है, इसलिए हम कहते हैं द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और यहाँ पे एक टर्म आ जाती है एंड दैट टर्म इज कॉल्ड एज ये परमिटिविटी। परमिटिविटी अगर फ्री स्पेस की होगी तो हम कहेंगे दिस इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और अगर हम मीडियम इंट्रोड्यूस कर देंगे तो उसको हम कहते हैं दिस इज द परमिटिविटी ऑफ मीडियम। समझ में आ रहा है? परमिटिविटी क्या है? परमिटिविटी है कि मीडियम के पास कितनी ताकत है कि वो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब करे। अगर वो ज्यादा को करेगा तो फोर्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर वो कम को करे तो फोर्स क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब एक चीज और यहां से पूछी जा सकती है कभी कि जो अब कोलंबस लॉ है, कोलंबस लॉ हमको मालूम है कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या मैं ऐसे लिखूंगा F इज इक्वल टू K टाइम्स Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, Q1 Q2 divided by R square, where K is electrostatic constant। इसका वैल्यू कितना है? 9 × 10⁻⁹
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब देखो अगर मैंने इसको भी पॉजिटिव रखा, इसको भी मैंने पॉजिटिव रखा, अब मैथमेटिकली मुझे बोलो प्लस प्लस क्या है, प्लस 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 इंटू प्लस क्या हो गया प्लस। अगर ये प्लस है मीन्स ये प्लस है, तो एफ का वैल्यू क्या आ जाएगा पॉजिटिव। अगर एफ का वैल्यू पॉजिटिव आ गया, इफ एफ इज पॉजिटिव, अगर एफ क्या है पॉजिटिव, अगर एफ पॉजिटिव है, पॉजिटिव तब होगा ना जब हम नंबर लाइन पे देखते हैं तो ये जीरो है, तो इसकी यहां से यहां वाले साइड्स क्या है पॉजिटिव, या यहां वाले नंबर्स क्या है पॉजिटिव, यहां वाले नंबर्स क्या है नेगेटिव। मीन इसके जीरो से बढ़ के जो नंबर्स होंगे ना, बढ़ के जो नंबर्स होंगे वो क्या होंगे पॉजिटिव, और जीरो से कम जो होते हैं ना वो क्या होते हैं नेगेटिव। अब यहां पे फोर्स का वैल्यू क्या आ गया पॉजिटिव। अगर फोर्सेस का वैल्यू पॉजिटिव आ गया, ये कब आ गया है जब Q1 Q2 का मैग्नीट्यूड यानी प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 एंड Q2 इज पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब है, बोलो वो जीरो से कम है या जीरो से ज्यादा है, जीरो से ज्यादा है, तो मैं कहूंगा ना कि Q1 Q2 इज ग्रेटर देन जीरो। व्हेन Q1 Q2 इज ग्रेटर देन जीरो, फोर्स इज पॉजिटिव। अगर वो पॉजिटिव है तो ये भी प्लस, बोलो लाइक चार्जेस क्या करते हैं रिपेल करते हैं, तो मैं कहूंगा ना कि यहां से जो फोर्स आ जाएगा दैट फोर्स इज रिपल्सिव। यानी व्हेन द वैल्यू ऑफ फोर्स इज पॉजिटिव, Q1 Q2 इज ग्रेटर देन जीरो। अगर वो Q1 Q2 ग्रेटर देन जीरो है तो बताओ फोर्स अट्रैक्टिव लगेगा या रिपल्सिव लगेगा, रिपल्सिव लगेगा। इसीलिए अगर आपको याद है ना कि ग्रेविटेशन में जब हम लिखते हैं ना, हम कहते हैं वहां पे F इज इक्वल टू माइनस टाइम्स Gm1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। माइनस का मतलब क्या है, हम वहां पे लिखते हैं कि नेगेटिव साइन शोज इट इज अट्रैक्टिव इन नेचर। अगर नेगेटिव का मतलब है अट्रैक्टिव, तो हम यहां से देख लेंगे कि अगर ये प्लस है तो ये वाला माइनस है, बता प्लस माइनस क्या हो गया माइनस। अगर ये माइनस है बता एफ का वैल्यू क्या है माइनस। अगर एफ माइनस है तो नेगेटिव नंबर लाइन में किस साइड में, इस साइड में आ जाएगा, तो हम कहेंगे ना कि Q1 Q2 इज ग्रेटर और लेसर देन, तो हम कहेंगे इट इज लेसर देन जीरो। अगर एफ इज नेगेटिव बता प्लस माइनस को क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा, तो हम कहेंगे ना कि जो इनके दरमियान फोर्स लगेगा दैट फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर। तो व्हेन Q1 Q2 इज ग्रेटर देन जीरो, कभी आपसे पूछा जा सकता है कि if Q1 Q2 is greater than zero, what is the nature of the force? तो आपको याद रखना है if Q1 Q2 is greater than zero, force is positive, and और हम ऐसा कहेंगे the force is repulsive, यानी उनके दरमियान जो फोर्स लगेगा that is repulsive. If Q1 Q2 is lesser than zero, तो फोर्स कैसा है नेगेटिव, एंड नेगेटिव फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। यानी नेगेटिव जब फोर्स का वैल्यू आ जाएगा तो दैट इज कंसिडर्ड टू बी एज अट्रैक्टिव फोर्स। समझ में आ रहा है? तो दिस ऑल अबाउट द कोलम्बस लॉ। तो कोलम्बस लॉ को आपको बिल्कुल अच्छी तरह से रटना है, यानी इसका जो रिजल्ट है ये बहुत काम में आने वाला है। तो इसको आपको अच्छी तरह से रटना है कि कोलम्बस लॉ किसके बराबर होते हैं, F इज इक्वल टू K टाइम्स Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। K का वैल्यू क्या है 9 to 10 raised power 9। K को अगर हम असली या अगर उसका हम एक्चुअल वैल्यू लिखेंगे दैट इज 1/4 पे एप्सिलॉन 0। अब ये एप्सिलॉन 0 जो है ना, एप्सिलॉन 0 क्या है, तो हमने इसको नाम दिया है दिस इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब ये एप्सिलॉन 0 जो है ना, जब हम मॉडर्न में देखेंगे तो मॉडर्न में हम वहां पे लिखते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट c इज इक्वल टू 1/√m नॉट एप्सिलॉन नॉट। अब जो ये लाइट है ना, लाइट के पास दोनों फील्ड्स होते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब जो चार्जेस फील्ड क्रिएट करते हैं ना, वो कौन सा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ही हमने एक टर्म पढ़ी ना, दिस इज एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ रहा है? तो दिस इज ऑल अबाउट द कोलम्बस लॉ। आपको ये अच्छी तरह से याद रखना है, और आगे जो है ना, जो हमारी डील है, यानी सारे फंडे अब आगे वाले चलेंगे बिल्कुल कोलम्बस लॉ पे। तो कोलम्बस लॉ का स्टेटमेंट हम वहां पे नहीं बताएंगे, हम डायरेक्टली लिखेंगे कि कोलम्बस लॉ क्या होता है, F इज इक्वल टू K टाइम्स Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब कोलम्बस लॉ देता क्या है हमको, तो हम कहेंगे कि कोलम्बस लॉ गिव्स अस द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। अगर ये मैग्नीट्यूड देता है तो मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, K टाइम्स Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब फोर्स जो है ना, फोर्स ये वेक्टर है, अगर ये वेक्टर है तो हमने इसका मैग्नीट्यूड निकाला है। मैग्नीट्यूड कैसे निकाला है, बाय यूजिंग द कोलम्बस लॉ। अब वेक्टर जो है, वेक्टर के पास दो चीजें होती है, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा क्या होता है डायरेक्शन। तो अब इसकी जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन पे हमारा अगला क्वेश्चन बनेगा, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। अब हमारे साथ जुड़े रहे तो वो हम अगले लेक्चर में देख लेंगे।